Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman and scholar of clinical psychology from UMT. This is so far the 16th lecture of Psychology video series जो कि है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर पे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के नोट्स आपको यकीनन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक के ज़रिए। तो आइए चलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ। अच्छा जी, एंजाइटी की सबसे कॉमन फॉर्म जो है, जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं और ओवरऑल इसको सबसे कॉमन इंटरनेशनली कहा भी गया है, दैट इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अभी मैंने जैसे एंजाइटी सोशल शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी क्या है, दैट इज़ एक्सेसिव वरी, एक्सेसिव फियर अबाउट एनीथिंग। ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव फियर, एक्सेसिव वरी, फिर मैंने आपको बताया था कि जो वरी है उसकी दो तरह की टाइप्स हैं। एक आपकी टाइप है जिसको आप कहते हैं वाइस वरी। वाइस वरी होती है कि आप समझदार तरीके से किसी चीज़ की फ़िक्र करें, जैसे मैंने आपको सीट बेल्ट वाली एग्जांपल दी थी। टॉक्सिक वरी ये है कि मैंने घर से बाहर ही नहीं निकलना, मैंने गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि बाहर रोड्स पे एक्सीडेंट होते हैं तो मैं तो मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊँगा। दिस इज़ टॉक्सिक वरी। टॉक्सिक का मतलब कि वो आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है। अच्छा, जनरलाइज एंजाइटी जो है ना, मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगी अर्ली एडल्टहुड्स में। क्यों? क्योंकि तब ज़िम्मेदारियाँ पड़नी शुरू होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, इंसान मैच्योरिटी की तरफ जाता है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो फ़िक्र ज़्यादा होती है। जब फ़िक्र ज़्यादा होगी तो चांसेस बढ़ेंगे उस वरी को, वाइस वरी को, टॉक्सिक वरी में जाने के लिए। ठीक है। अब इसकी जो रेशो देखी गई है मेल टू फीमेल, वो 1:2 है। इसमें भी जो ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है एंजाइटी, और जितना भी आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। इट इज़ इटसेल्फ अ क्रॉनिक कंडीशन एंड कैन लास्ट फॉर डिकेड्स, नो डाउट। ठीक है। इट डज सीन दैट एज एन एडल्ट बिकम ओल्डर दे बिकम लेस एंसियस विद एज। जैसे जैसे आपकी, अब आप एरिक एरिक्सन को साथ जो है ना कोट किया करें, और बाकी पिछली चीज़ें पढ़ के वो कोई आप अलहदा नहीं कर देंगे। ऑब्वियसली सारी चीज़ें एंड पे जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सामने आएंगी। तो आप एरिक एरिक्सन को यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि क्यों उसने ये बात की है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो एंजाइटी है या एंशियस बिहेवियर है वो कम होता जाता है। ठीक है। अब एंजाइटी तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकती हैं, लेकिन जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है वो फोर्थ कमिंग पे फोकस करता है। कि फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रेजेंट में हूँ ना, अभी इस वक्त मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम मंडे को है, एडल्ट डिसऑर्डर्स का एग्ज़ाम है। अब अगर तो मेरी वाइस वरी ये है कि यार मैंने पढ़ा नहीं अगर ना, तो मुझे पता है मैंने फ़ेल हो जाना, मेरा एफ़ लग जाना, या मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे अल्टीमेटली इसका नुकसान है, मैं पीछे रह जाऊँगा, मेरे करियर में मुश्किलात आएंगी, मुझे बाद में दुश्वारी होगी जब मुझसे काम नहीं होगा एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे ये पढ़ना है। वाइस वरी है। टॉक्सिक वरी ये है कि भाई मैं तो अगर एग्ज़ाम के लिए जाऊंगा तो वैसे ही फ़ेल हो जाऊंगा, एग्ज़ाम होगा पता नहीं क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है मेरा, मैं तो लिखते लिखते थक जाऊंगा, मैं तो 40 मार्क्स ले ही नहीं सकता, मेरे तो 10 आएंगे। और ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, मेरी शिवरिंग स्टार्ट हो गई है, मैंने रोना शुरू कर दिया, क्राइंग स्पेल्स आ गए हैं, और वो सारा का सारा मामला हो गया। और तो फिर क्या है, वो टॉक्सिक वरी की तरफ जाती है। अब हम आते हैं DSM की डायग्नोसिस की तरफ, जिसमें फ़ीचर्स भी आएंगे, क्राइटेरिया भी आएगा। सबसे पहले डायग्नोसिस आया, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने सिम्टम्स की सिविरिटी चेक करनी है, साथ ही साथ आपने ड्यूरेशन देख लेनी है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको ये की है उसकी, जो आपके डिसऑर्डर की, जिससे की बेसिस पे आपने आगे चलना है। इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स है, ऑब्वियसली कि कम से कम 6 महीने जो है आपको ये एंजाइटी, जिस तरह से वो आगे मज़ीद सिम्टम्स बताएंगे, वो रहेगी। तो फिर excessive worry and anxiety, apprehensive expectation occurring more days than not for at least 6 months, मैंने आपको बता दिया, about a number of events, activities, for example school, college, work, occupation, performance, public speaking, etc. क्यों? इसलिए इसका नाम जनरलाइज्ड है। उसके बाद अ पर्सन फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वरी, कि वरी अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी गाड़ी वाली, कि मैंने गाड़ी नहीं चलानी, रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, मैंने मर जाना है, वो मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रही। मैंने गाड़ी के अलावा बाइक चलानी भी छोड़ दी, साइकिल चलानी भी छोड़ दी, मैंने पैदल चलना भी छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि 6 सिम्टम्स DSM बताता है कि 6 सिम्टम्स हैं, जिसमें से कम आपके मोर देन इक्वल टू 3 होने चाहिए, कम से कम 3 और उससे ज़्यादा।
अगर तो मैच कर रहे हैं, शो हो रहे हैं, तब आप जनरलाइज एंजाइटी का डायग्नोसिस दे सकते हैं। अच्छा, वो 6 क्या हैं? अच्छा, इन 6 को याद करने के लिए मैं आपको एक्रोनिम एक और बताऊंगा, लेकिन वो एंड पे, पहले आप समझ लें अच्छे से। सबसे पहला सिम्टम वो कहते हैं कि आपको कंसंट्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे। आप ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन में कहेंगे कि यार मेरा ना माइंड ब्लैंक हो जाता है काम करते हुए, पढ़ते हुए, कोई थोड़ी सी वरी स्टार्ट हो, किसी चीज़ की टेंशन हो, तो उसके बाद मेरा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती है आगे मैंने करना क्या, मेरे काम रुक जाते हैं। ठीक है। सेकेंडली, ईजीली फटीग्ड, कि यार जब मेरे काम रुक जाते हैं ना, तो जब मैं ये सोचता हूँ तो उसके बाद मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है मेरे में एनर्जी नहीं है, मेरा दिल करता है मैं जिधर ही हूँ उधर लेट जाऊँ। ठीक है। नंबर 3 पे इरिटेबिलिटी, और जब मुझे ये होना स्टार्ट होता है तो उसके बाद मैं इतना इरीटेट हो जाता हूँ कि मुझे अगर कोई बुलाता भी है ना तो मेरा दिल करता है कि मैं आगे से बस जो ना उसकी ऐसी की तैसी कर दूँ। मैं इतना ज़्यादा चीज़ों से, लोगों से इरीटेट होना शुरू हो जाता हूँ। नंबर 4 रेस्टलेसनेस, उसके बाद मेरा जिस्म टूटना शुरू होता है और मेरा दिल करता है कि बस मैं सो जाऊँ, मैं लेट जाऊँ कहीं पे, मुझे कोई काम ना करना पड़े। और 5वीं चीज़ है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि जब मैं लेट जाता हूँ और जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मैं, या तो मुझे नींद नहीं आती, या मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है, या मैं पूरी नींद लेके भी उठता हूँ तो मैं बड़ा अनसेटिस्फाइड फील कर रहा होता हूँ, मैं अपनी नींद से सेटिस्फाई नहीं होता। और छठी ये है कि टेंशन ऑफ मसल्स, कि मेरे मसल्स जो है ना, मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना हर वक्त थके हुए रहते हैं। तो मैंने आपको विद एग्जांपल 6 सिम्टम्स अभी बता दिए। ये 6 सिम्टम्स में से अगर 3 मौजूद हैं, देन यू कैन गिव द डायग्नोसिस ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक हो गया। अच्छा, और ड्यूरेशन इसकी थी आपकी मोर देन इक्वल टू 6 मंथ्स। अब मैं आपको इनको याद करने के लिए ना एक, आप साथ साथ नोट्स भी देखें, ऑब्वियसली लिखा हुआ है वहाँ पे सब, मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपने एक्रोनिम आपने याद रखना है। सी फर्स्ट, अल्फ़ाबेटिक सी आप लिखें यहाँ पे, देखें, सॉरी मैं कह रहा हूँ देखें यहाँ पे, आपको पता लगेगा। सी फर्स्ट, FIRST। सी इज़ फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपकी किस हद तक नीचे जाती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, अभी बताया। F इज़ फॉर फटीग, फटीग किस हद तक है मैंने आपको बता दिया अभी सारी एग्जांपल्स दे के। ठीक है। I इज़ फॉर इरिटेबिलिटी, R इज़ फॉर रेस्टलेसनेस, S इज़ फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बता दिया। T इज़ फॉर टेंशन। तो जब आप सी फर्स्ट को याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। MDD में मैंने आपको सिगी कैप्स बताया था। उसके बाद मैंने जब आपको ये एगोराफोबिया पढ़ाया तो मैंने आपको कहा जी लैप्टो, और अब हम इस वक्त जनरलाइज एंजाइटी कर रहे हैं तो सी फर्स्ट। इससे क्या होगा, आपको जब डिसऑर्डर का पता भी होगा ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर एक वक्त आएगा ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। ठीक है। अब ज़रा हम इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं, कॉजेज़ और रिस्क देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा मामला है भाई जिससे जनरलाइज एंजाइटी हो सकती है। ठीक है। अब आपने ये देखना है, इसकी कोमॉर्बिडिटी भी देखा करें ना कि किस तरह से कोमॉर्बिड है। आप जनरलाइज एंजाइटी MDD की तरफ लीड कर सकती है, जनरलाइज एंजाइटी कोई बईदनी सोशल की तरफ लीड कर जाए। ठीक है। और भी डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं, कोई बईदनी OCD की तरफ भी लीड कर जाए। ठीक है। अच्छा, अब जो एग्जैक्ट इसकी जो आप कह लें बायोलॉजिकली या कोई जेनेटिकली कोई अगर इसकी एग्जैक्टली अभी तक कोई उन्होंने कहा जी कि इसका जो इटियोलॉजी है, जो कॉज है वो अनक्लियर है, लेकिन जो तजर्बात और रिसर्च की बेसिस पे उन्होंने जेनेटिक्स का ये बताया कि अगर तो फैमिली में आपके किसी फर्स्ट रिलेटिव को है तो 1/3 चांसेस हैं कि आपको हो जाए। ठीक है। और उसके बाद फीमेल्स में ये ट्वाइस है। ठीक है। जेंडर रिलेटेड ये है कि फ़ीमेल में ये ट्वाइस है और फीमेल में ये हमेशा ज़्यादा देखा गया। उसके बाद टेम्परामेंटल इंक्लूड्स द बिहेवियरल इनहिबिटेशन एंड न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिक ट्रेट्स आ जाएंगी सारी की सारी जो कॉज कर जाती हैं कहीं ना कहीं आपकी डिप्रेशन को भी, एंजाइटी को भी। ठीक है। और बिहेवियरल इनहिबिटेशन मैंने आपको जब सोशल पढ़ा रहा था तब भी बताया था क्या होती है, याद करें आपको पता लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद चाइल्डहुड इवेंट्स, चाइल्डहुड इवेंट्स में क्या हो सकता है, आपको मैंने बताया चाइल्डहुड इवेंट्स में वो अब्यूज़ के ज़ुमरे में भी आ सकता है, वो किसी की डेथ के ज़ुमरे में भी आ सकता है, सेपरेशन में भी आ सकता है। ठीक है। और पेरेंटिंग स्टाइल, ओवर क्रिटिकल या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो भी कॉज कर जाता है कहीं ना कहीं, लीड कर जाता है कहीं ना कहीं एंजाइटी की तरफ। एंजाइटी में सोशल का भी यही इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो उसमें आएगा। फिर अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो जब आपका ग्लूटामेट लेवल इंक्रीज़ होता है तब भी देखा गया कि आपको एंजाइटी होती है। ठीक है। उसके अलावा हमने डिप्रेशन में भी ये देखा था कि इंक्रीज़ इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, फिर हमने लिम्बिक सिस्टम अमेगडाला का भी देखा था कि ये भी जब इंक्रीज़ होता है तो इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। अब हम इसका ज़रा डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिसऑर्डर्स के साथ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू
एनी अदर मेडिकल कंडीशन। अब इसमें जो है आपने ये याद रखना है कि अगर तो एंजाइटी किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रही है, और मेडिकल कंडीशंस कौन सी हैं आपने दो याद रखनी है। नंबर 1 इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा और सेकंड इज़ योर हाइपर थायरॉयडिज्म। आपको पहले भी बताया थायराइड जब होता है, थायराइड से डिप्रेशन भी कॉज होता है, एंजाइटी भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका करना है, सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी। ये वो एंजाइटी है जो किसी मेडिसिन या ड्रग्स की वजह से होती है। अब ड्रग्स अब्यूज़ भी हो सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन भी हो सकते हैं, आपकी मेडिसिन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 इज़ योर सोशल एंजाइटी। अब सोशल एंजाइटी के साथ आप किस तरह से इसको करेंगे। सोशल एंजाइटी में सिर्फ़ और सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स आप कवर करते हैं कि जी जो सोशल सिचुएशंस हैं मैं उनको अवॉइड करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोग मुझे नेगेटिवली एवेल्युएट करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे, मैं तो इस सोसाइटी के काबिल नहीं हूँ और सोशल इनएडिक्वेसी है मुझे, ठीक है। जबकि जनरलाइज्ड में सोशल भी आ जाएगा, आपका ऑक्यूपेशनल भी आ जाएगा, आपके कपड़े, खाना पीना, उठना बैठना, और अब आप वो सिम्टम्स देख लेना, वो जो मैंने आपको सी फर्स्ट बताया है और सिचुएशंस बताई हैं उसके अंदर जनरलाइज सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओसीडी में क्या है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसी की वजह से आपको एक्सेसिव वरी शुरू होती है, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक एक चीज़ की आपको बार बार थॉट्स नहीं आती, जैसे ओसीडी में होता है, ठीक है। पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या है कि आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में थॉट्स आती हैं जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी की डेथ देख ली है, कोई सामने एक्सीडेंट देख लिया, किसी का मर्डर देख लिया, या कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट आपने अगर देख लिया तो उससे रिलेटेड चीज़ों से फिर आप अवॉइड करेंगे, वो आपको ट्रिगर कर सकती है, एंड मुमकिन है वो लीड कर जाए एंजाइटी की तरफ, आपको डिप्रेशन की तरफ भी, लेकिन आप तब तक उसका जो है आप पीडीएसडी के क्राइटेरिया मैच करता है तब उसका डायग्नोसिस देंगे। जबकि जनरल एंजाइटी जो है वो ओवरऑल के लिए है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है। और हम 6 पे और लास्टली इसका करेंगे मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के साथ। अब मूड रिलेटेड में हम एमडीडी की भी बात कर रहे हैं, डिस्थाइमिया की भी बात कर रहे हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बाइपोलर की भी बात कर रहे हैं, यानी मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स की भी बात कर रहे हैं, सॉरी। अब चूँकि डिप्रेशन में, बाइपोलर में और साइकोटिक में ये एक बड़ा कॉमन फीचर है एंजाइटी का, ठीक है, वो होती है। और ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं, फटीग भी है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, सी फर्स्ट, सारे के सारे उसके अंदर आ रहे हैं जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं। तो डीएसएम ये कहता है कि आपको जब डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं साथ और आप ये देख रहे हैं कि ये पूरे हो रहे हैं, बाइपोलर है या फिर आपको कोई और साइकोटिक, जैसे मसला साइकोटिक फीचर्स आपको पता क्या होते हैं, तो आपने कभी भी अलहदा से जनरलाइज एंजाइटी का डायग्नोसिस नहीं देना, आपने उसको उसके अंदर ही काउंट करना है। सो दिस वाज योर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर।